अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूँ कुर्बान बलूच। मुल्क में जो सियासी सूरत हाल चल रही है, उसके अलावा बाकी नेशनल इशू पे भी मुख्तलफ इशूज़ चल रहे हैं। सिंध में, KPK में, बलूचिस्तान में, पंजाब में काफ़ी अरसे के बाद दुरानी साहब, मोहम्मद अली दुरानी साहब सीनियर सियासतदान हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं और सियासत पे गहरी नज़र भी रखे हुए हैं और सियासत से मुंसलिक भी हैं। तो आज हमने बैठ के एक घंटा दो मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से उससे बहुत सारा कुछ जाना है और एक दो इश्यूज़ हैं जो बर्निंग इशू हैं। मैंने सोचा कि अपनी कौम को, अपने लोगों को उसके हवाले से उसकी जो राय है उससे ज़रूर बाखबर करूँ। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल, अदम इस्तेहकाम है, दहशतगर्दी है और सियासी जमातें बिखरी पड़ी हैं, ख़ास करके अपोजिशन की जमातें बहुत कमज़ोर पिच पर हैं और बिखरी पड़ी हैं। तो क्या लग रहा है कि मामलात किस तरफ जा रही हैं, हल क्या दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाँ साहब, जो इस वक्त के इश्यूज़ हैं, सियासी जो इश्यूज़ हैं और मुल्क की जो सियासत है, मैं समझता हूँ कि उसमें चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी मुस्बत डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। इस वक्त अगर आप देखें कि पाकिस्तान की क़याम की करारदाद पास करने वाला सूबा सिंध जो है, वो आज फिर पाकिस्तान के अंदर एक ऑर्गेनिक आवाम से उठने वाली सियासत का फिर मरकज़ बन चुका है। और इस वक्त जो है वहाँ पे कल की जो डेवलपमेंट हुई है, मैं समझता हूँ कि वो रीसेंट तारीख़ में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि मुल्क की सारी अपोजिशन ने एक मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार उमरकोट के अंदर जो है अपना दिया है। और मैं समझता हूँ कि मुस्तक़बिल में जो पाकिस्तान में हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन का एक एकता होना है, उसका आगाज़ हो चुका है और वो सिंध ने किया है। और यही वो तरीका है जिसके ज़रिए आप एक आइनी और कानूनी जद्दोजहद के ज़रिए जो है अपना रास्ता बना सकते हैं। इसी तरह सिंध के अवाम जो हैं, आज नहरों के इशू के ऊपर, पानी के इशू के ऊपर जो आइन की बालादस्ती का मुतालबा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी एक सियासी अमल है और उस सियासी अमल के नतीजे में पूरा सिंध भी जाग रहा है और पूरे मुल्क की भी एजुकेशन हो रही है कि हुक्मरानों के पास ये हक नहीं है कि वो प्रेसिडेंसी में बैठ के जो है किसी इलाके के हकूक़ को ही बेच दें। तो ये जो एक डेवलपमेंट्स हो रही हैं सिंध के अंदर, ये भी अच्छी हैं और यही मेरा ख्याल है कि ये उमरकोट में बनने वाला मॉडल जो है, ये पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन के एकते का आगाज़ है और इसका क्रेडिट GDA को भी जाता है, PTI को भी जाता है और तमाम जमातों को जाता है। और अब मैं समझता हूँ कि यही सिलसिला आगे बढ़ेगा तो एक सियासी जद्दोजहद शुरू होगी जिसके नतीजे में मायूसी भी ख़त्म होगी और आवाम की मुश्किलात भी कम होंगी। चोलिस्तान कैनाल सराइकी बेल्ट में बन रहा है, पंजाब का एरिया है और सराइकी भी इसके हवाले से आवाज़ उठा रही हैं। आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत या पंजाब हुकूमत का ये फ़ैसला है, ये कौमों के दरमियान जो एक बाहमी एक सूरत हाल है, इत्तेहाद इत्तेफाक माज़ी में रहा, उसको कितना मुतासिर कर सकता है? मैं समझता हूँ कि जी, जो काम भी आप देखिए, अभी 26वीं तरमीम हुई है, 26वीं तरमीम की वजह से पाकिस्तान का आइन मुअत्तल हो गया है, पाकिस्तान की अदलिया मुअत्तल हो गई है और पाकिस्तान के अवाम एक जो उनकी जो अदालती अख्तियारात थे वो इंतज़ामिया के पास चले गए हैं। बैन ही ये जो नहरों का इशू है, इसके अंदर भी सदर साहब और वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं और वो खुद जो है सिंध के अवाम और बाकी इलाकों के अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय, CCI में फ़ैसले करने के बजाय, वो फ़ैसले हवा में हो रहे हैं और वो बता भी नहीं, और वो सिर्फ़ तकरीरों के ज़रिए जो है वो अपने मसलों का हल निकाल रहे हैं कि जी तकरीर में हमने ये कह दिया। भाई, आपके पास तो तहरीर का अख्तियार है, आपके पास तो आइन का अख्तियार है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमतों में बैठे हुए, बिलखसूस जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो मतलब 9 अरब लेके वो राज़ी ना हो जाते कि जी हमारे लोगों को पैसे मिल गए हैं। भाई, पैसों से मसले हल नहीं होते। आपने अपने अवाम के जो हकूक़ हैं, मतलब आपने तो वही काम किया जो कच्चे और पके के डाकू कर रहे हैं कि पैसे ले लो और काम जो है वो अपना काम निकाल लो। ऐसे नहीं है, मुल्क को चलाना है तो मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना पड़ेगा और आइन और कानून पे अमल दरामद की ज़िम्मेदारी जो है वो प्रेसिडेंसी पे है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब पे है, वो पार्लियामेंट पे है।
اور اگر وہ اپنا حق ادا نہیں کرتے تو یہ بڑا ظلم ہے اس ملک کے ساتھ اور عوام کے ساتھ۔ ایک آخری سوال، اگر وفاقی حکومت، پنجاب حکومت پریزیڈنسی اس حوالے سے فیصلے سے باز نہیں آتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے قومی یکجہتی کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میں تو ہمیشہ سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پانی کے جو ریسورسز ہیں ان کو پورے ملک کے لیے میسر ہونا چاہیے، انہیں بلوچستان کو بھی ملنا چاہیے، سندھ کو بھی، چولستان کو بھی، ان کے تمام سب کے حقوق ہیں، لیکن اس حقوق کو دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اس حقوق کو دینے کا طریقہ آئین کا اصول ہے جن کے مطابق آپ کو دینا پڑے گا، اور اگر آپ آئین پہ نہیں چلیں گے، آئین پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین کا نقصان جو آپ نے 26ویں ترمیم میں کر دیا ہے، اس کے بعد آپ دوبارہ اس کا جو نقصان کر رہے ہیں کہ آپ قومی سطح پہ ایسے فیصلے کر رہے ہیں جس کے اندر آپ آئینی جو اصول ہیں ان کو پس پش ڈال رہے ہیں، اس کا بھی نقصان ہمیں ہو رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو دہشت گردی ملک کے اندر ایک چیلنج بنتی جا رہی ہے، اس دہشت گردی کو آپ قانون کی بالادستی کے ذریعے روک سکتے ہیں، اس دہشت گردی کو آپ قانون سے بالادست ہو کے نہیں روک سکتے۔ تو اس لیے اس تمام مقاصد کو ایک لامتناہی نقصان کا سلسلہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہم ملک کے اندر آئین کی بالادستی کو یقینی نہیں بناتے تو۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر ملک میں جو صورتحال ہے، سیاسی عدم استحکام، دہشت گردی، قوموں کے درمیان ایک عدم ہم آہنگی کی صورتحال پیدا ہو گئی، اگر ہم نے آئین پہ قانون کی بالادستی کو تسلیم نہیں کیا، اس کی روشنی میں فیصلے نہیں کیے تو اس کے لامتناہی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کو ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔